प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी 26/11/2024 के दिन परीक्षा में फर्स्ट मीटिंग में हुए गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 के माध्यम से देखने वाले हैं। गणित के सभी प्रीवियस ईयर के मैथ में हल करवा रहा हूं। एक बात मैं और आपको बता दूं, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको बहुत फायदा मिलता है। और भी किसी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे एएलपी में सीबीटी 2 में टेक्निकल की बात करें तो बहुत सारे संस्थान वाले, कोचिंग वाले प्रीवियस ईयर हल कराते रह गए। सवाल फंसा क्या, 10-5 नंबर का फंसा, उससे ज़्यादा नहीं फंसा। 10 से 5 नंबर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन गणित में क्या है, यदि आप प्रीवियस ईयर्स तैयार करते हैं और नोट्स तैयार करते हैं और बुकों से पढ़ते हैं तो आपको सेम टू सेम नंबर तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उसके जैसा क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने गणित को मजबूत करना है। और एएलपी का पेपर या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है आपके लिए। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो ध्यान दीजिए, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कह रहा कि एक सम बहुभुज। देखो आपको मैं बताऊं कि एक सम बहुभुज में 20 विकर्ण है। विकर्ण मतलब जैसे आप देखते हो तो ये आयत या वर्ग आप समझो, इसके कितने विकर्ण, 2 विकर्ण। ये आयत है, ये वर्ग है, इसके कितने विकर्ण होंगे, तो 2 विकर्ण होंगे। अगर मैं बात करूं पंचभुज, तो पंचभुज आपके ये हैं। तो देखो 1, 2 और 3, 4 विकर्ण हो गए। कितने विकर्ण, 4 2 6 विकर्ण। 1 2 3 4 विकर्ण हो गए। 4 1 5 विकर्ण हो गए। तो ऐसे विकर्ण होते हैं। तो ये जो बीच की भुजा है यही विकर्ण कहलाती है। तो यहां पर कह रहा है कि इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो मैं आपको एक सूत्र बता दूं, n × n-3/2 बराबर ये क्या है, भुजा बराबर n-3/2। यही पर सवाल को अब देखिए, ये विकर्ण बराबर सूत्र होता है। क्या होता है भैया, विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे में भुजा -3/2। भुजा -3 गुणे में, देखो भुजा -3/2। अगर मैं कहूं पंचभुज है, 5 भुजा है तो 5 और 5 -3 बराबर 2/2। तो 2 से 2 खत्म। कितनी भुजा आ गई, 5 विकर्ण। आप देखो पंचभुज में कितने विकर्ण बने, 5। 1 2 3 4 और 5 विकर्ण बने कि नहीं बने। तो इसी प्रकार से इन्हें आपको लगाना होता है। अब देखो मैं आपको सवाल लगवाता हूं, जो सवाल आपके एग्जाम का दिया है कि इस बहुभुज में कितने विकर्ण, 20। तो 20 रख लो बराबर n का गुणा कर लो, यानी इंटू n मतलब n² -3n और बटे में जो 2 है तो 2 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तब 20 दूना 40। देखो n² माइनस में 3n और माइनस इधर गया तो 40 हो जाएगा, बराबर में 0। और आपको बताते चले कि n² -3n और -40 बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण बना। इसके लिए 2 ब्रैकेट बनाते हैं, बराबर 0। अब देखो ऐसा, ये n² के नाते n और n लिखो, ऐसा गुणा करो कि 40 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 3 बन जाए। तो 8 पंचे 40। अब देखो ये माइनस है तो इसे माइनस कर लो, इसे प्लस। 8 × 5 बराबर 8 पंचे 40 और -8 + 5 बराबर -3। अब देखो ये मान होगा नहीं, क्यों, क्योंकि n + 5 बराबर जब 0 करेंगे तो n बराबर -5, जबकि भुजा माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये होगा नहीं। हाँ, n - 8 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8। यानी भुजाओं की संख्या कितनी है उस बहुभुज में, तो 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दिए गए प्रेक्षण, ये सभी प्रेक्षण दिए गए हैं और इन सभी प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का मैं सूत्र आपको बता दूं, पहले आरोही क्रम में लिख लो।
किस क्रम में? पहले आरोही क्रम में, फिर उसके बाद पहला टॉपिक हो गया, फिर मध्य की संख्या। मध्य की संख्या क्या होती भैया? समांतर माध्य होता। क्या होता भैया? समांतर माध्य होता है। याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो काम हो जाएगा। तो देखो 39, 49, 59, 60, 70, 80, 90, 93, 90, यही 90 को आगे कर दोगे और 93 को बाद में कर दोगे, 90 को आगे 93 को बाद में, तो ये संख्याएं बढ़ते क्रम में हो गई है। और माध्य निकालना तो भैया 2, 1, 3 और 2, 1, 3, एक इधर से बीच की संख्या क्या बच गई? 70। तो 70 क्या होगा? समांतर माध्य होगा, यानी इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कैसे लगा? इस प्रकार से हल करते रहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। सवाल बहुत अच्छे आते हैं और आप लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। कह रहा कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। देखो ऑप्शन से ऐसे सवाल को लगाते हैं। ऑप्शन 27 है, 83 है, 18 है और 16 है। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग 99 है। तो 2 अंकों की संख्या, इसको उलट दो, 72 हो गया। इसे उलट दो तो क्या हो जाएगा भैया? 83 हो जाएगा। 83 नहीं, 38 हो जाएगा। पलटने से 38 बन जाएगा। इसको पलट दोगे तो भैया आ जाएगा 81, इसको पलट दोगे आ जाएगा 61। कह रहा इनका योग 99 होना चाहिए। तो भैया 7, 2, 9 और 7, 2, 9, 99 आ गया। 8, 3, 11, 8, 3, 11, 1, 12, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 99, 6, 1, 7 और 6, 1, 7। तो ये उत्तर नहीं, ये उत्तर नहीं, बचा 2। फिर कहता है यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है। तो भैया संख्या के अंकों में कितने का अंतर? 5 का है, बिल्कुल सही है। और कौन बचा था? ये बचा था। तो क्या इन दोनों में अंतर 5 है? नहीं, 7 है। तब उत्तर क्या होगा आपका? 27 सवाल का उत्तर होगा। तो 2 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी? 27। एकदम ऑप्शन से लगा सकते हैं। देखो ये जो मैं लिख कर आपको बताया, बिना लिखे आप कर सकते हैं। पहले तो आप देख लो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है भैया? 5 का। तो दोनों में अंतर 5 का, दोनों में अंतर 5 का नहीं, दोनों में अंतर 5 का, दोनों में अंतर 5 का है। जोड़ने से क्या बनना चाहिए? 99। तो इसको पलट कर बनाओ, 7, 2, 9, ये बन गया 7, 2, 9, यही सवाल का उत्तर हो गया। इसे जब जोड़ोगे तो 8, 3, 11 यानी 9 आया नहीं। इसे जब पलटोगे तो 7, ये आया नहीं। तो सवाल का उत्तर तुरंत हो जाएगा। कैसे लगाना है आपको समझ के बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे लगाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ लो, पेपर में जाकर तुरंत लगाना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जग्गू है, जग्गू और कौन भैया? रब्बू, 2 लोग हैं। जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। 2 लोग, 2 कारीगर। ऐसा होता है नहीं कि किसी कार्य को किसी से करवाओगे कम समय में हो जाएगा, कोई दूसरा कई दिन लगा देता है। वैसे जग्गू 3 दिन में बनाता है, रब्बू 4 दिन में बनाता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करे तो उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिन में बना लेंगे? तो पहले देखो दोनों मिलकर एक कुर्सी कै दिन में बनाएंगे? तो देखो a गुणे में b बटे में a प्लस b एक नियम काम करता है, जहां पर दोनों मिलकर कार्य करेंगे। दोनों मिलकर कार्य करेंगे, बात समझ गए ना? तो देखो 4 गुणे में 3 बटे में 4, 3, 7। तो भैया 4 तियां 12 बटे में 7, एक कुर्सी बनाने में समय लगेगा 12 बटे 7 दिन, यानी 7 एकम 7 यानी 1.5 दिन, 2 दिन, लगभग 2 दिन लगेगा कि दोनों मिलकर कार्य को कर देंगे। एक कुर्सी बनाने में आप लिख सकते हो एक कुर्सी बराबर 12 बटे 7 दिन। तो कह रहा कितनी कुर्सी? 12 कुर्सी, 14 कुर्सी। कितनी कुर्सी कह रहा? 14 कुर्सी। तो 14 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 दिन लगने वाला है, तब जाके कुर्सी बनकर तैयार हो जाएगी। कितनी कुर्सी तैयार होगी? 14 कुर्सी तैयार हो जाएगी। क्या ये बात समझ गए ना? इस प्रकार से हल करते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, हल करते रहो। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो भैया एकदम आसान है। देखो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ। तो भैया 12 में 4 से भाग दोगे तो 4 तियां 12 और -3 गुणे में 2 -6 और पहले से 13। तो 13 - 6 बराबर 7 और इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इतना छोटा सवाल
आपके ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में दिया था, तो आगामी परीक्षा में भी दे सकता है। इस टाइप से सवाल देगा, ऐसा नहीं कि यही देगा, तो ध्यान रहे, आप लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे, तो अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एक एकल छूट के बराबर है। तो देखो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एकल छूट के बराबर है, किसके? 84 के। तो हल करो। पहला है छूट, मैं आपको छूट वाला एक सवाल बता दूं, चाहे 100 मानकर लगाओ, चाहे सीधे प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 वाले नियम पर लगा लो। चलो मैं पहला लगा रहा हूँ, 10% छूट तो -10, 90% छूट तो -90, और प्लस माइनस के चक्कर में यहाँ प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 90 बटे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, -90 -10 -100 और यहाँ आ जाएगा +9, तो बराबर आ जाएगा 91% की छूट, यानी ये सवाल का उत्तर नहीं है। अगला 40% की छूट है, फिर -60% की छूट, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 60 गुणे 40 बराबर में बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 60 40 100 -100 हो गया प्लस में, 6 चौके 24, जब 24 घटाओगे तो 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा। अब देखो ये 84 बन रहा नहीं, 86 या जो भी बनेगा 76 बनेगा, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 76% क्या ये 84 के है? नहीं है। अगला देखो 30%, तीसरा वाला देखो तो -30% -70% छूट, -30 -70 और प्लस माइनस 70, 30 गुणे में 100, 30 गुणे में 70 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 70 और 30 -100 हो जाएगा, और प्लस में 7 त्रिक 21, जब इसे घटाओगे तो आएगा कितना भैया? 79% आएगा, 79% आएगा, यानी ये भी नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा। कैसे? -20 -80 और प्लस माइनस 20 गुणे 80 बटे में 100। चलो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, माइनस माइनस -100 और यहाँ प्लस लिया जाएगा, 8 दूनी 16, जब 100 में से 16 घटाओगे तो 84 बनेगा, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा। बड़ा सा हुआ, लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन लास्ट में दिया, इसलिए ऐसे लगाना पड़ा। अब भी लगाओ। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल, एकदम आसान सवाल, हलवा सवाल दिया है। कह रहा लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है 24, 42 और 56। तो 2 से भाग दे दो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर आप 3 से काट सकते हो, 3 से, 3 चौक 12, 3 नवा 3 सते 21, और यहाँ 3 से नहीं कटेगा, रहने दो, 7 से भाग दे दो, 4 7 एकन 7, 7 चौक 28, 4 से भाग दे दो। चलो सब कट गया, तो अब इन्हीं का गुणनफल क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो भैया 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 गुणे में 7 आ गया। अब देखो 7 चौक 28 की 8 और 7 दूनी 14, 14 2 16, यानी 168। 168 इस दिए गए प्रश्न का एलसीएम होने वाला है। क्या समझ में आ जाएगा? हल करो, लगाओ। ना समझ में आए आप कमेंट करके पुनः सवाल को पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन भेज दो, मैं उसे सॉल्व करके जैसे ही समय मिलता है आपको पुनः वापस रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी कुल आय में से संजय अपनी कुल आय में से 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। कह रहा यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? तो ऐसे में भैया ऐसे मान लिया जाए, उसकी कुल आय 100 रुपया है और 20% घर के किराए पर करता है, तो 80% उसके पास बचा होगा। कह रहा 70% घरेलू खर्च पर करता है, कहाँ? शेष का। तो जो 80% बचा हो उसी का 70% खर्च करता है, तो फिर बचेगा कितना? 30% बचेगा। और अब बचा कितना है टोटल उसके पास? तो 1800 बचा है। चलो 1 और 1 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 त्रिक 24 यहाँ चलाएगा, या 8 गुणे 3 ले आओ और गुणे में 100 लेके चले जाओ। अब देखो x का मान आ जाएगा। देखो आप 3 छक 18, यानी आ जाएगा 600, और 8 से काट दो, 8 सते 56, 8 सते 56, 4 60 40, 8 पंचे 40, 2 जीरो लगा दो, सवाल का उत्तर हो जाए। यानी वो 7500 रुपया कमाता है, 7500 रुपया कमाता है, उसके बाद उसका 20% खर्च करता है,
उसका 20% खर्च घर के किराए पर, शेष का 70% घरेलू खर्च पर, अभी भी 1800 बचा के रखा था। चलो अगला सवाल चलते हैं। कहता है कि भैया स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक की धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। जैसे धारा इधर बह रही है और आप इधर जाओगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचोगे, लेकिन आप इधर जाओगे तो समय लगेगा, यही कहता है। अच्छा, ऐसे में आप देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। अब बताओ, अगर दूरी वो 50 किलोमीटर जा रहा है और देखो 3 किलोमीटर चाल किसकी, नाव की, तो धारा की चाल या टोटल चाल कितनी होगी भैया, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की दिशा में। तो भैया चाल बराबर 3 प्लस में x किलोमीटर और जितना समय लेता है, माना समय t लेता, धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं। भैया ऐसे आप देखोगे तो जैसे यहाँ चलोगे तो ढगराते हुए अपने आप चले जाओगे, तो धारा की दिशा में चाल जुड़ती है, याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, अगर वो 50 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत तो उसकी चाल घटेगी और समय दुगना समय लग जाएगा। तो आप देखो 50 बराबर 50, बायां बराबर बायां तो दायां बराबर दायां, 3 प्लस x गुणे में t बराबर में x माइनस 3 गुणे में 2t। अब t से t भी खत्म हो गया, 2 का गुणा करा देना, 2 एकन 2x माइनस 2 तिया 6 और यहाँ x प्लस में 3 आ गया। अब देखो यहां पर भैया ना धारा की चाल देखो 3 माइनस एक्स होता है, क्या होगा 3 माइनस एक्स होगा, और यहां पर क्या होगा 3 प्लस एक्स है, ठीक है 3 प्लस एक्स है, ठीक है। यहाँ 3 माइनस एक्स होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि धारा की चाल कम होती है और नाव की चाल ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 दूनी 6 बनेगा, 3 दूनी 6 बनेगा और 2 तिया 6 और माइनस 2 एकन 2x, 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा 3x और यहाँ क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3 आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 1, यानी यही धारा की चाल है। धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बात समझ जाएंगे। धारा की चाल, यहाँ मैटर क्या था भैया, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखो 3 प्लस x है, यहाँ मैंने x माइनस 3 कर दिया था, उल्टा हो गया, क्योंकि धारा की चाल कम होती है, ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल ज्यादा है। नहीं तो धारा के विपरीत जा ही नहीं पाएगा, धारा ऐसे बह रही है और इधर से चलने में जा ही नहीं पाएगा जब उसकी चाल कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप समझ के रखो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भैया इसे सरल करो। देखो कितना छोटा छोटा सवाल दिया है, कह रहा है इसे मान ज्ञात करो, इसका सरल करो। तो क्या है 297 इंटू में 303, इसको सरल करो। तो एक काम कर लेना 297। एक काम करो, चाहे आप इसे 2 सूत्र से लगा, जैसे इसे मैं लिख सकता हूं 300 माइनस 3 और इसे लिख सकता हूं 300 प्लस में 3। देखो 300 माइनस 3, 297 मतलब 300 माइनस 3, इसे 303 प्लस 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो सूत्र क्या बन गया a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 300 का वर्ग 3 त्रिका 9 के साथ क्या 0, 4 0 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचेगा 9 9 9 और 8, यानी 9 9 9 और 8, यह आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 8 9 9 1 ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर है। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो, इसे आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे देखो कैसे 297 है गुणे में 300 प्लस में 3 कर लो और इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ जोड़, फिर हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8 2 0 लगा दो। तो यही लाके फिर लिख दो 8 7 9 जोड़ दो 9 7, बात समझ गए ना, 9 7, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, पीछे का नियम भी सही है आपका, ये भी सही है। देखो जैसे 3 त्रिका 9
और 3 9 27 के साथ, और यहाँ पर आप देखोगे तो भैया 3 दूनी 6 2 8 हो गया, और क्या जीरो लगाओगे 2 जीरो, ओ सॉरी 97 है, मैं 93 कर रहा हूँ, गड़बड़ रहा तभी। चलो 3 7 21 के 1 हासिल आए 2, और 3 9 27 27 2 29 के 9 हासिल आए 29 के 9 हासिल आए 2, 3 9 27 2 29, और 3 दूनी 6 2 8, अब फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ पर लिखोगे 2 9, फिर से आप लिखोगे, क्या लिखोगे 8 9 और 1 जोड़ो, 1 9 8 1 9, और यहाँ पर क्या आएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 8, और सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना? यहाँ पर आप 293 नहीं 297 लिखेंगे, तब जाके उत्तर बनेगा। बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से मैंने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26/11/2024 के दिन जो हुआ था पेपर, उसके फर्स्ट शिफ्ट का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से हल करा दिया। यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपको रेलवे ग्रुप डी परीक्षा या आप ALP की परीक्षा देखना चाहते हैं, तो आप अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर मैथ रेलवे प्रीवियस ईयर मैथ का जो प्लेलिस्ट बना है उसे पूरा देख डालें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चले। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है, और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।